नई टॉप के लिए शुक्रिया मॉम। पर ये नया नहीं है, कोई और इससे पहले पहन चुका है, पर तुम्हारा शुक्रिया स्वीट हार्ट। फिर भी मुझे पसंद आया। क्या कुछ डोनट्स ले ले? देखती हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ले लेती हूँ, आखिर तुम्हारा आज बर्थडे है। क्यों ना हम इसे बांट लें? अच्छा ठीक है। सैम, हे शार्लेट। हाय एमिलिया। क्या तुम ऐसा दिखाओगे कि पिछले कुछ हफ्तों से हमें इग्नोर नहीं कर रहे? मॉम, कोई बात नहीं। डैड, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। माफ करना, हमें जाना होगा। आज एमिलिया का बर्थडे है, तुम्हें पता है? हैप्पी बर्थडे। तुम बस इतना ही कहना चाहोगे? बढ़िया है, भाग जाओ हमेशा की तरह। बुज़दिल। चलो ना, बैठते हैं। उसने 3 साल से तुम्हें फोन नहीं किया है। एक बार ये जानने तक की कोशिश नहीं की है कि तुम कैसी हो, एक बार भी नहीं। मैंने ये सब बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। मेरे पास आप हैं, मेरे लिए काफी है। वो अपने बाकी बच्चों के साथ ऐसे रहता है जैसे वो बहुत अच्छा पिता है, पर अपनी पहली बेटी को उसके बर्थडे पर कॉल तक नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है वो मुझसे प्यार करते हैं, बस कुछ लोग दिखा नहीं पाते। मैं समझती हूँ। उसने चाइल्ड सपोर्ट में एक भी पैसा नहीं दिया है, एक पैसा नहीं। मुझे उसकी रिपोर्ट बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। पर किस लिए? हमारे पास जरूरत की सभी चीजें हैं। जल्दी ही जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं भी मदद कर पाऊंगी। मेरे पास 2 डोनट्स खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। अरे, अच्छी बात ये है हम कम कैलोरीज खाएंगे। अगर उस रिश्ते से मैंने कुछ अच्छा हासिल किया है तो वो सिर्फ तुम हो। शुक्रिया। अब चलिए भी। ये बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा और खाइए। नहीं, सिर्फ ये तुम्हारे लिए है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बीच पर चलें, या फिर हम... तो सरप्राइज के लिए तैयार हो? ठीक है। ओहो, ओके। ये तो हद हो गई। मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? गाड़ी में रुको। क्या बात है, इनके लिए इतने महंगे तोहफे पर कोई एक चीज भी तुम आज तक... बच्चों, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। क्या तुम्हें ये सब बच्चों के सामने बोलना जरूरी है? तुम्हारे दूसरे बच्चे का क्या? शायद तुम भूल चुके हो, तुम्हारी एक और लड़की है अमीलिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती तो बहुत पहले ही चाइल्ड सपोर्ट ले चुकी होती। पता भी है, बिना किसी सहारे के एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। हाँ पता है, मेरे पास ऐसे 2 हैं। मुझे लगा किम्बरली और मैं कुछ साल पहले अलग हो गए थे। उसको कुछ गोली खाने की लत लग गई थी और उसके बाद सब बदल गया। इसलिए बच्चों की कस्टडी मैंने ले ली। ओह, चलो अच्छा है,
कम से कम तुमने उस समय कुछ तो सही किया। तुम मुझसे क्या चाहती हो शार्लेट? चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? ठीक है, ठीक है, मैं मांग लेता हूँ। मुझे माफ कर दो सभी गेम्स पर ना आने के लिए, माफ कर दो तुम लोगों का ख्याल ना रखने के लिए, मुझे माफ कर दो बर्थडे पर फोन ना करने के लिए। पर चीजें काफी उलझी हुई हैं। तुम विक्टिम बनने की कोशिश मत करो। तुमने कभी $1 तक नहीं दिया अपनी बच्ची की परवरिश के लिए। मैं काफी लंबे समय से ये नहीं देना चाहता था लगता है, पर अब समय आ गया है देने के लिए। ये सब क्या है? मैंने कुछ कागजात दाखिल किए थे मेरे पैतृक हक को खारिज करने के लिए। मैं ये तो काफी सालों से देना चाहता था, पर जब इतना सब कुछ हो ही चुका है तो ये देना अब अच्छा होगा। क्या तुम अमेलिया के पिता नहीं रहना चाहते? ये बात हम दोनों ही जानते हैं कि काफी सालों से मैंने पिता जैसा कुछ भी नहीं किया है। अभी साइन करने की जरूरत नहीं है, पर इसके बारे में सोचना जरूर। इसके बाद तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और इसके बाद तुम्हें कभी चाइल्ड सपोर्ट के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तुम मुझे बेवकूफ माफ समझते करना, हो? मुझे जाना होगा। तुम्हें जल्दी ही फोन करूंगा इस बारे में बात करने के लिए, ठीक है? क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? मैं नहीं बता सकती। प्लीज बताइए ना मुझे। तो इसका मतलब है इसके बाद वो मेरे मुझे माफ करना अमेलिया। मैं समझ सकती हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। पता नहीं कब से ये सब चल रहा था और आज उसने मुझे साइन करने के लिए भी दे दिया। मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या तुमने फॉर्म पढ़ा? हाँ, मुझे पता है। ठीक है, इस सब के बाद वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी मेरी जिंदगी में मौजूद नहीं है। पर क्या तुम्हें ये सब देखकर चोट नहीं पहुंचती कि वो अपने बाकी बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, पर तुम्हारा बिल्कुल नहीं? नहीं, क्योंकि मैं उसको उस नजरिए से नहीं देखती। तो फिर कैसे देखती हो? मुझे खुशी है कि कम से कम वो उनके लिए अच्छे पिता हैं। मतलब देखिए कितने खुश लग रहे हैं यहाँ। मैंने पहले कभी उनकी ऐसी हंसी नहीं देखी। तुम्हें उनकी खुशी की चिंता है, जबकि वो तुम्हारे लिए इतने बुरे पिता साबित हुए हैं। पर कम से कम उन्होंने एक अच्छा पिता बनना तो सीख लिया है। ये जानकर ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें उनकी भावनाओं की ज्यादा चिंता है, अपने से ज्यादा? मुझे जो चाहिए मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास आप हैं और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चे। I love you too। इसलिए कुछ दिन रुकने की जरूरत ही क्या है, बस साइन करिए और दे दीजिए। तुम्हें यकीन है? इसका मतलब है तुम्हारा अब कोई पिता नहीं होगा।
किस्मत से मेरे पास सबसे अच्छी मॉम है। थैंक यू। ठीक है, तो फिर ये लो। हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगा हम बीच जा रहे हैं। बढ़िया रहेगा। बहुत ही अच्छा था। मुझे नहीं लगता कोई 9 से कम नंबर देगा। साढ़े 8, ये क्या मजाक है? हनी बैठ जाओ, ये भी अच्छा स्कोर है। तुमने बहुत अच्छा किया हनी। पर जजेस के मुताबिक नहीं। अगर हमें अगले 2 साल में ओलंपिक टीम में जाना है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं इस पर काम कर रही हूँ डैड। नेशनल में जाने के लिए हमें कुछ और कॉम्बिनेशंस डालने होंगे। ठीक है। मुझे लगता है हमें डबल पाइक डालना चाहिए। नेशनल और ओलंपिक की बातचीत से पहले हमें जरा आज की जीत का जश्न मना लेना चाहिए। क्या हुआ नैन्सी? तुम ठीक तो हो स्वीटहार्ट? मैं ठीक हूँ, बस मेरे पैर थोड़े से अकड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम डिनर में क्या खाने वाले हैं? मुझे पिज्जा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। पिज्जा? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे शरीर को ताकत चाहिए। तुम्हें जरूरत है प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये पिज्जा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है। कोई बात नहीं, जो उसका मन कर रहा है खाने दो। सुनो नैन्सी, पेरिस 2024 बस आने ही वाला है और उसे हर तरीके से बाकी सब लड़कियों से आगे निकलना है। ओह छोड़ो भी डेनिस, वो दिन रात मेहनत कर रही थी, तो एक बार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डैड सही है, मुझे प्रोटीन बार या कुछ और खा लेना चाहिए। सही कहा। जब एक बार ओलंपिक टीम में पहुंच जाएगी तो जितना चाहे उतना पिज्जा खा सकती है, पर अभी नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से। घर पहुंचकर मैं चाहता हूँ कि हम अपना वीडियो देखें, अच्छा आइडिया है, मुझे जानना है मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती ताकि पता लगे कि हम कहाँ बेहतर कर सकते क्या तुम कभी रुकते भी हो? हूँ। आगे बढ़ने के लिए कभी आराम नहीं होता मॉम। हैं। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो। स्वीटहार्ट, तुम ठीक क्या तो हो हो? गया? क्या संभल के? क्या हुआ? आराम कहीं से। चोट तो नहीं लगी? अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओह, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? देखने से तो लगा कि तुम बहुत जोर से गिरी हो। ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे पैर बस थोड़े लड़खड़ा रहे हैं, इतना ही। क्यों ना हम किसी को एक बार दिखा दे, बस ऐसे ही। लॉबी में मेडिक्स मौजूद हैं, मुझे यकीन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओह नैन्सी, वो बच्ची नहीं है। बीम पर पहले भी बहुत बार गिर चुकी है। उसने कहा ना वो ठीक है। ठीक हो ना? हाँ सच में तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद मुझे कुछ खा लेना चाहिए। लंच के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है। देखा, गाड़ी में मेरे पास प्रोटीन बार रखा है। चलो अब। ठीक है, चलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रही हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस याद रहे अपनी चिन को नीचे रखो। चलो अब दोबारा करते हैं। कैसा कर रही है? धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? ओह सॉरी, मेरे पैर थोड़े दर्द कर रहे हैं। तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा पानी लो और अपनी सांस पर काबू रखो। नहीं 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 नहीं, वो ब्रेक ले सकती है, लेकिन अपना रूटीन खत्म करने के बाद, समझी? हनी, वो काफी थक चुकी है, सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही। थोड़ी देर उसे आराम करने दो। नैन्सी, बस थोड़ा मसल फटीग है, नॉर्मल है। बस अपने आप को थोड़ा पुश करना है। सही कहा ना? हाँ डैड सही है मॉम, मुझे अपने स्कोर्स ठीक करने हैं। ये सब प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है, तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। याद रखो, जब दिमाग में ठान लोगी तो कुछ भी कर सकती हो। चलो शुरू करो। तुम कर सकती हो इसाबेल। ये वही है जो मैं देखना चाहता था। देखा मैंने क्या कहा था, उसको बस थोड़े पुश की जरूरत है। क्या हुआ? अरे क्या हे हो गया? भगवान, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सब ठीक होगा बच्चे, डॉक्टर जल्दी ही हमें अच्छी खबर सुनाएंगे। पानी पीते रहो और आराम करो। हनी, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है बच्चे। चैंपियनशिप आने वाली है। ओह, देखकर खुशी हुई कि तुम्हें होश आ गया। अब कैसा लग रहा है इसाबेल?
सच कहूँ तो मुझे बस शर्म आ रही है। स्वीट हार्ट, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हफ्ते के 7 दिन ट्रेनिंग करती रही हो, पूरी थक चुकी थी। सब थकान ही है ना। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। और मैं अपनी बीवी को लगातार ये बता रहा हूँ कि इस तरह इसाबेल ओलंपिक की टीम तक नहीं पहुँच पाएगी। तुम समझी मेरी बात को? तुम बहुत मजबूत हो। लव यू। सब सुनकर ऐसा लग रहा है इजाबेल वाकई में जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि बात इससे ज्यादा सीरियस है। आपका क्या मतलब है? शुरुआती टेस्टों के बाद हमें लगता है इजाबेल एक रेयर न्यूरोलॉजिकल अवस्था में है जिससे उसके मोटर फंक्शन प्रभावित हो रहे हैं। वेट, आप क्या बात कर रही हैं? ये लगातार इसकी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत अच्छा कर रही है। ये एक बार देखिए, बिल्कुल अच्छी लग रही है। आज तो बस ऐसे ही। क्या आपके साथ गिरना, फिसलना या चीजों को पकड़ने में जैसी दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है सब ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसकी असली वजह शारीरिक थकान नहीं है, हालांकि देखने में ऐसा लगता है। आपके गिरने और पैरों के लड़खड़ाने की असली वजह है आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो मिसफायर कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से नहीं है। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? जरूर इसका कोई इलाज होगा। हाँ, इसका इलाज है ना। मेरा मतलब है हफ्ते में 2 बार मेरी फिजिकल थेरेपी होती है। इसके अलावा और भी कुछ है तो मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, हम इसके नेशनल मिस नहीं कर सकते। इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतना बेहतर होगा। बदकिस्मती से इसका कोई इलाज नहीं है। क्या? ये नामुमकिन है। आज की तारीख में दवाई से हर चीज का इलाज है। एक मिनट, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? अगर ये बस कभी कभी होता है तो हम ट्रेनिंग जारी रख सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर, वो ओलंपिक में जाना चाहती है। उसको भूल जाइए, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे मोटर स्किल्स और खराब होते जाएंगे, रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाएंगे। धीरे धीरे बोलने की शक्ति, टॉयलेट जाने का कंट्रोल, सभी चीजों का कंट्रोल खोता जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है? मैं अगले कुछ हफ्ते सब चीजें प्रोसेस करने और बाकी सब ठीक करने में लगाऊंगी। अगर ऐसी कोई चीज है जो तुम हमेशा से करना चाहती थी तो उसका समय अभी ही है। और ये तो एक टीनेजर है। हम कुछ ना कुछ तो कर सकते होंगे, जैसे कि कोई सर्जरी या ट्रायल। मैं आपको कुछ स्पेशलिस्ट रेफर कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता जितना मैंने बताया उससे ज्यादा आपको मदद मिल पाएगी। मैं आप लोगों को कुछ देर अकेला छोड़ना चाहूंगी। हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। एक सेकेंड ओपिनियन लेंगे। शायद कोई नई स्टडी आई होगी। एक परिवार की तरह हम इस सब से लड़ पाएंगे। और तब तक कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। है ना डेनिस? आप कहाँ जा रहे हैं? डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ ही क्यों? ये सब नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम उदास हो। नहीं, इसका शरीर साथ नहीं छोड़ सकता। वो फेलियर नहीं है। 2 साल में उसको गोल्ड जीतना था। 5 साल की उम्र से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर रही थी। वो अब नहीं रुक सकती। नहीं। ट्रेनिंग को गोली मारो। वो अब गोल्ड के लिए नहीं लड़ रही, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। और इस चीज को हराने के लिए अगर उसको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो है अपने डैड की। तुम समझ रहे हो? नहीं समझ सकता। मैं बहुत कुछ करना चाहता था हम सब के लिए। मैं 9 से 5 बजे की नौकरी करके बहुत थक चुका हूँ। उसके बावजूद भी सबके लिए ठीक से खाना भी नहीं ला पाता। अगर इसाबेल ओलंपियन बन जाती, बहुत सारे ब्रांड्स उसको स्पॉन्सर करते, एंडोर्समेंट आती और हम सब इस मिडिल क्लास जिंदगी से बाहर निकल पाते। जिंदगी बदल जाती हम सब की। अगर उसे अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ी तो हम सब पैसों का क्या करेंगे? मैं इसाबेल से कहूंगी हम कॉफी पीने गए थे। वापस पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि अब और जिम्नास्टिक्स नहीं करनी है।
डैड क्या हुआ? बेटी। मैंने सुना आपके और मॉम के बीच झगड़ा हुआ। नहीं, कुछ नहीं, हम बस इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। सब ठीक है, फिक्र न करो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा नहीं कि... नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता है बेटा डॉक्टर कैसे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम ध्यान रखें, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग करने से रोक पाएंगे, है ना? मैं कह नहीं सकती, उन्होंने कहा चीजें और खराब हो सकती हैं। ये तुम्हें सीरियस क्या है। पता है, तुम फाइटर हो, क्या तुम इस सबसे हार मान लोगी? बताओ, तुम बहादुर हो, मेरी बहादुर बेटी हो तुम, है ना? हाँ, आप सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। हमने बहुत मेहनत की है, मैं अब रुक नहीं सकती। ये हुई ना बात। जाओ जाकर चेंज कर लो, हम यहाँ से चलते हैं। चलो मेरी बच्ची। उसके डैड अपनी बेटी के ओलंपिक्स में जाने के सपने को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। कुछ दिन बाद इसाबेल और डेनिस जिम में वापस आ जाते हैं। हालांकि उसका शरीर ट्रेनिंग करने के काबिल नहीं होता, पर फिर भी वो अपने आप को पुश करती रहती है। समय के साथ साथ उसकी तबीयत और खराब होने लगती है, पर इस सब के बावजूद भी इसाबेल के डैड उसे रुकने नहीं देते हैं और इस वजह से वो दोबारा बीमार पड़ जाती है। इस बार इसाबेल कोमा में चली जाती है, न हिल पाती है और न ही बोल पाती है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। इसाबेल के डैड का सपना जो उसके ओलंपिक में जाने का था, आखिरकार खत्म हो जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं और इसाबेल की हालत में कोई सुधार नहीं आता। मॉम और डैड किसी चमत्कार की उम्मीद में रोज उससे मिलने जाते हैं। ये रहा तुम्हारा पसंदीदा रियल हाउसवाइफ। मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है, देखती हूँ वहाँ पीपल मैगजीन मिल जाती है तो तुम्हें पढ़कर सुना सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं बस अभी हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट से ही बात कर रहा था और मैंने आपके सहकर्मी को इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए कहा था। हम उनसे पहले ही बात कर चुके हैं और बदकिस्मती से आपकी पॉलिसी के अनुसार आईसीयू का खर्चा और कवर नहीं हो पाएगा। अब आपको खुद से ही पे करना होगा। क्या? पर हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इसाबेल की हालत के अनुसार मैं आपको कुछ और जगहों का भी सुझाव दे सकता हूँ, उनमें खर्च कम आएगा। या फिर क्या? बोलो ना। इसाबेल की हालत में कोई सुधार नहीं है और उसकी हालत पहले से खराब होती जा रही है। हमारी मेडिकल टीम ने सुझाव दिया है कि आपको अन्य विकल्प के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि वो इसी तरह की जिंदगी गुजारे? आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर बंद कर दें? मैं चाहता हूं इन हालातों में आपकी बेटी के लिए जो भी बेस्ट है आप वो करें। ये फैसला इतना आसान नहीं है, आपके पास वक्त है। मैं किसी और दिन आपसे मिलता हूं। उस आदमी को क्या चाहिए था? इंश्योरेंस कंपनी अब इसाबेल के और मेडिकल बिल्स कवर नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम किसी भी तरीके से खर्चा नहीं उठा सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये बात पता नहीं है? नैन्सी, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अब हमें दूसरे ऑप्शंस के बारे में नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। पिछले 2 सालों से ये ऐसे ही है। वो एक फाइटर है, वो वापस आएगी, मुझे पता है। नहीं, वो सिर्फ इस मशीन की वजह से सांस ले पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा है। हाँ वो बिल्कुल है। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। सुनो, बात सुनो। क्या ये सब बंद उसके करोगी? पास पीपल मैगजीन नहीं थी, पर एक नई क्राइम नॉवेल। क्या ये सब बंद करोगी? वो अब ठीक नहीं हो पाएगी। मैं उसे
ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती। तुम टीवी ऐसे ऑन करती हो कि जैसे वो देख सकती है, पढ़ती भी ऐसे हो कि जैसे वो सुन रही है। क्योंकि वो सुन रही है। तुम मानने को तैयार नहीं हो। ये इसाबेल नहीं है। इसाबेल जा चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि उसको ये सब अच्छा लगता? वो ओलंपिक में जाने वाली थी और अब वो अपनी आंखें या उंगलियां तक नहीं हिला सकती। समझ क्यों नहीं रही हो तुम इस बात को? वो हमारी बेटी है। तुम जानते हो वो एक फाइटर है और तुमने ही उसे बनाया था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती जब तक कि वो मुझे कोई इशारा नहीं दे देती। मैं जा रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? माफ करना, पर मैं अब ये सब और नहीं सह सकता। मुझे माफ कर देना। अगर तुम अपनी बेटी को छोड़कर इस दरवाजे से बाहर चले गए तो याद रखना कि वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम यहाँ बैठकर अपना समय खराब करना चाहती हो तो करती रहो। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो नैन्सी, तुम तो पिछले हफ्ते के जैसे ही और उससे पहले भी। मुझे लगा इन नई दवाइयों के साथ कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये अभी भी रिसर्च स्टेज पर है, एक एक्सपेरिमेंट की तरह। अगर ये काम नहीं किया तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है? अगर इजाबेल की हालत में जल्दी ही कोई सुधार नहीं आता तो मुझे लगता है हमें अन्य विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा। इन मुश्किल हालातों में काश आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ अच्छी खबर होती। हम कठिन फैसले तभी लेंगे जब हम उनके लिए तैयार होंगे। मैं कल वापस आती हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कीजिए। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो तुम मुझे कोई इशारा दो। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो मैं भी हो जाऊंगी। पर अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मुझे बताना होगा। तुम्हें बताना होगा। शायद मैं ही पागल हूं। ओलंपिक टीम के ट्रायल, वहां तुम्हें होना चाहिए था। क्या तुमने अभी अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरा हाथ फिर से दबाओ। हे भगवान! डॉक्टर, नर्स, कोई है? इसने मेरा हाथ दबाया। देखो। ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब इसका दिमाग अब ज्यादा काम कर पा रहा है। जब इसने आपका हाथ दबाया, आप क्या कर रहे थे? मैंने जिम्नास्टिक्स लगाई थी। आखिर इनके पास लड़ने का मौका अभी भी है। इसाबेल अब सुन सकती थी। ये जानकर उसकी मॉम बहुत उत्साहित थी। इसाबेल धीरे धीरे प्रगति दिखा रही थी। सभी संभावनाओं को पीछे छोड़कर धीरे धीरे अपने शरीर पर काबू पाने लगती है और बहुत ही जल्द बैठने के साथ साथ चलने भी लगती है। थोड़ा समय, थोड़ी मेहनत और सबसे जरूरी बहुत सारे प्रोत्साहन के साथ इसाबेल जिम में वापसी करती है और फिर से ओलंपिक्स की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान उसको थोड़ी बहुत चोट भी आती है, पर वो हमेशा खड़ी होकर फिर से लड़ने के लिए तैयार रहती है।
सब लोग उसकी मॉम को उसके साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। इसाबेल और मॉम को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उन्होंने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर लिया है। वो आ रही है। इजाबेल, चक टेलर डरहम स्पोर्ट्स से, क्या मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो बताइए इजाबेल, आप अभी अभी ओलंपिक टीम में दाखिल हुई हैं और सारे स्पॉन्सर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, पर इतनी शोहरत से पहले अपने कोमा की वजह से आप 2 साल की ट्रेनिंग नहीं कर पाए। आपके पेरेंट्स को बताया गया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आपने ये सब किया कैसे? इसके पीछे बहुत सारी वजह है, भगवान, अच्छे डॉक्टर, पर अगर मुझे सिर्फ एक चुनना हो तो मैं कहूँगी मेरी मॉम। वो मुझसे बात करती थी, किताबें पढ़कर सुनाती थी और टीवी पर जिम्नास्टिक्स लगाती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, एक बार भी नहीं। आप उन्हें सुन सकती थी? समझाना मुश्किल है, मैं महसूस कर सकती थी। अगर आप इसे समझ पाए तो उसकी बदौलत लड़ती रही। इतने लंबे समय तक कैसे लड़ती रही? मेरा मतलब 2 साल काफी लंबा समय होता है। एक जिम्नास्ट होने के नाते हमेशा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है और नामुमकिन को मुमकिन करना भी। और अगर पहली बार में ना हो पाए तो फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। ये बस एक नया पहाड़ था जो मुमकिन करना था। क्या बात है! अपनी कहानी से आप लोगों को क्या सीख देना चाहेंगी? उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहिए, सपने देखिए, क्योंकि जिस चीज को आप ठान लेते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। और कट! बहुत ही बढ़िया था, आपकी कहानी से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। शुक्रिया। हो गया। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता मेरी बेटी एक ओलंपियन है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। क्यों ना हम... इसाबेल! जेनिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैन्सी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने न्यूज़ देखी, सोचा कि शायद इसाबेल से बात कर पाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हें यहाँ आने का हक है, जो किया उसके बावजूद। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। मॉम कोई बात नहीं। तो इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं चाहती तो। थोड़ी ही देर की बात है। ठीक है, मेरी जरूरत पड़े तो मैं वहाँ खड़ी हूँ। तुम्हें भी देख के अच्छा लगा नैन्सी। मेरे बच्चे। आपको क्या चाहिए? मुझे डिनर पर जाना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर गर्व है, हम पर। हमने मिलकर जितनी भी मेहनत करी उससे आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम? हाँ, आखिर मैं तुम्हारा कोच जो था। हाँ, परेशानी ये थी कि आप कोच पहले थे और डैड बाद में। नहीं हनी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया है, पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। तुम कोमा में थी। डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमें वेंटिलेटर बंद कर देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मुझे अकेला ना छोड़ते तो अच्छा होता। ठीक है, मेरे साथ यही होना चाहिए। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अपनी जिंदगी के बहुत साल दिए हैं। तुम्हें ओलंपिक तक पहुँचाना, ये सब स्पॉन्सरशिप और पैसे। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में न शामिल हूँ, मैं समझ सकता हूँ, पर कम से कम मुझे कुछ पैसे तो दे सकती हो ना। वाह, आप इतने समय के बाद वापस आए हैं पैसों के लिए डैड? नो, विश्वास नहीं होता। आज आप भूल गए हैं आप अपने पीछे बहुत सारे बिल्स छोड़ गए थे जो मैं अब तक चुका रही हूँ। मुझे यकीन नहीं है, फिर भी कुछ तो बचा होगा ना। कुछ तो कहीं थोड़ा मोड़ा दे दो। आप ऐसे हैं, विश्वास नहीं होता। गुड बाय डैड। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? आपको बताया था मुझे डिनर पर जाना है। मैं मॉम के साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ। पिज्जा? अब मैं एक ओलंपियन हूँ, अब जितना चाहे उतना पिज्जा खा सकती हूँ, याद है ना? सुनो मेरे बच्चे। एक्सक्यूज मी, अगर आप किसी और का इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसाबेल के ओलंपिक्स तक पहुंचने के पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। सच में? पर उसने कभी आपका जिक्र नहीं किया। शायद भूल गई होगी। इंटरव्यू में अक्सर लोग उत्साहित हो जाते हैं, पर हाँ, मैं ही असली वजह हूँ। दरअसल हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है। आपका शुक्रिया। रुको, तुम नहीं जानते हो।
माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। अब आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, इस स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन, मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन, मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते, वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति, किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती, प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे SAT में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये SAT एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने SAT में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को SAT में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था
ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है, कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद
ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रोजर। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे हनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजर है, मेरे एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर है। देखो रोजर, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है।